हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड BCOS 185 उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो आज का ये सेशन आपके जून एग्जामिनेशन और आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इसी प्रकार की वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल के साथ लगातार बने रहिए, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज का जो ये सेशन है एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, ये पेपर कोड है BCOS 185। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा है या आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमसे इससे रिलेटेड जो गेस्ट पेपर है वो परचेज कर सकते हैं। इस गेस्ट पेपर में हम 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टर्म एंड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो करवाते हैं। अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में आराम से 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चंस को तैयार किया है। तो आप इनको परचेज करने के लिए सिंपली हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट है। इसे सिंपली आप विजिट कर सकते हैं। आप गूगल पे इसे सिंपली टाइप कर सकते हैं या फिर हमारे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर आप सिंपली इसे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इससे रिलेटेड यहाँ पर सर्च पर जाकर BCOS 185 आपको जो भी गेस्ट पेपर चाहिए उसका कोड आप डाल सकते हैं। यहाँ पर इससे रिलेटेड आपको सोल्व असाइनमेंट या फिर गेस्ट पेपर सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमें गेस्ट पेपर देखना है तो यहाँ पर हम गेस्ट पेपर पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर बाय नाउ करके इसे हम परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, आप बाई नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर वेबसाइट से, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर है 9580023321, इन पर सिंपली हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्टार्टअप इंडिया पहल और इसके विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। स्टार्टअप इंडिया को समर्थन या संवर्धन करने वाले विभिन्न उपायों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्टअप इंडिया पहल आखिरकार है क्या। तो स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2016 को की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य देश में नए व्यवसाय यानी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, नवाचार या इनोवेशन को प्रोत्साहित करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। तो ये 3 लाइनें जो होती है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका इंट्रोडक्शन होता है इस क्वेश्चन के अंदर, इन्हें आप जरूर ध्यान रखेंगे। इस योजना के माध्यम से सरकार ऐसे उद्यमियों को सहायता देती है जो नए विचारों के आधार पर व्यापार शुरू करना चाहते हैं। ये पहल भारत को नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला देश बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, इसको हाईलाइट जरूर कीजिएगा। अब हम देखते हैं कि स्टार्टअप इंडिया पहल से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के इसके उद्देश्य क्या हैं। यहाँ पर हमने सिंपली इसका एक इंट्रोडक्शन देखा है, अब हम इसको डीप में जाकर इसके उद्देश्य देखने वाले हैं। पहला हो जाएगा नवाचार और नए विचारों को बढ़ावा देना। तो इस पहल का प्रमुख उद्देश्य क्या था? नए और रचनात्मक विचारों यानी इनोवेशंस को प्रोत्साहित करना और इससे युवा अपने नए उत्पाद, सेवाएं और तकनीक विकसित कर सकते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया का मेन फोकस क्या था? इनोवेशन। इनोवेशन इसका सबसे मेन फोकस है कि किस प्रकार से जो देश के जो भी युवा है वह कैसे नए आइडियाज़ के द्वारा इनोवेशन कर सकते हैं, नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, इससे नए रोजगार वगैरह उपलब्ध हो सकते हैं, नए उत्पाद उत्पन्न हो सकते हैं, या फिर सेवा क्षेत्र में या फिर तकनीक के क्षेत्र में विकसित या फिर विकास की ओर अग्रसित हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा रोजगार के अवसर बढ़ाना। जब नए स्टार्टअप शुरू होते हैं तो वे कई लोगों को नौकरियां देते हैं, इससे देश में बेरोजगारी कम करने में मदद मिलती है। तो इसका दूसरा उद्देश्य क्या हो जाएगा? रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। तीसरा पॉइंट हो जाएगा उद्यमिता को प्रोत्साहन देना, यानी एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पर प्रोत्साहन देना। ये योजना युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। इससे लोग नौकरी करने के बजाय खुद उद्यमी बनने की ओर बढ़ते हैं। चौथा उद्देश्य हो जाएगा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो स्टार्टअप के बढ़ने से निवेश, उत्पादन और व्यापार बढ़ता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है? मजबूत होती है। तो स्टार्टअप से क्या होता है? यहाँ पर विभिन्न प्रकार का जो भी होता है निवेश आता है देश के अंदर, नए नए प्रकार का उत्पादन बढ़ता है और व्यापार बढ़ता है, जिससे देश की क्या होती है? ओवरऑल जो इकोनॉमी होती है वो मजबूत होती है। पांचवा पॉइंट हो जाएगा तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। तो नई कंपनियां अक्सर नई तकनीकों का उपयोग करती है, इससे डिजिटल और तकनीकी विकास की गति मिलती है। अब देखते हैं कि स्टार्टअप इंडिया को समर्थन देने वाले प्रमुख उपाय क्या क्या हैं।
सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा आसान पंजीकरण, यानी कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है जो भी किसी भी व्यापार का या फिर नए स्टार्टअप का, वो बहुत ही आसान बनाया गया। सरकार ने स्टार्टअप शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मोबाइल ऐप की सुविधा दी है। इससे कम समय में स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो सकता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा वित्तीय सहायता। तो सरकार ने स्टार्टअप के लिए फंड्स की व्यवस्था की है, जिससे नई कंपनियों को निवेश और पूंजी प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटीज़ की है कि अगर आप नया स्टार्टअप ला रहे हैं, अगर आप उसके अंतर्गत कुछ इनोवेट कर रहे हैं देश के अंदर, तो उससे रिलेटेड आपको जो भी फाइनेंशियल जो भी सहायता है वो उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा पॉइंट हो जाएगा टैक्स में छूट। तो स्टार्टअप कंपनियों को पहले 3 वर्षों तक आयकर में छूट दी जाती है। इससे शुरुआती समय में उन्हें आर्थिक राहत मिलती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। किसी भी नए स्टार्टअप को शुरू करने के लिए वहाँ पर जो भी व्यक्ति होता है, वह जो भी उद्यमी होता है, उसे बहुत सारा पैसे की ज़रूरत होती है नया इनोवेशन करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को लाने के लिए। तो उसकी सहायता करने के लिए गवर्नमेंट क्या होती है, उसके टैक्स के अंदर छूट देती है। चौथा पॉइंट हो जाएगा पेटेंट और बौद्धिक संपदा सहायता। तो सरकार स्टार्टअप्स को पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के लिए सहायता और शुल्क में छूट प्रदान करती है। इससे नए विचार सुरक्षित होते हैं। पांचवा पॉइंट हो जाएगा इंक्यूबेशन सेंटर और मेंटरशिप। तो विश्वविद्यालयों और संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाते हैं, जहां स्टार्टअप को मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और संसाधन मिलते हैं। तो गवर्नमेंट जो होती है, अलग अलग जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे आईआईटीज़ वगैरह होती है, आईआईएम्स होती है, वहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाती है, जहाँ पर जो होती है स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट किया जाता है। और वहाँ पर स्टार्टअप से रिलेटेड जो होती है मेंटरशिप वगैरह होती है, वहाँ पर किस प्रकार की जो ट्रेनिंग वगैरह होती है, या फिर उन्हें जो भी संसाधन वगैरह चाहिए होते हैं, उनके लिए सहायता प्रदान करती हैं। सरकारी खरीद में अवसर। सरकार ने नियमों को आसान बनाकर स्टार्टअप को सरकारी परियोजनाओं और खरीद प्रक्रियाओं में भाग लेने का अवसर दिया है। ठीक है, सातवां पॉइंट क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भरता और डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकी सहायता के माध्यम से स्टार्टअप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने में मदद दी जाती है। तो आत्मनिर्भरता और डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत क्या हो जाएगा कि जो गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर वो स्टार्टअप को या फिर नेशनल या फिर इंटरनेशनल जो भी मार्केट होता है, वहाँ पर पहुँचाने के लिए तकनीकी सहायता या फिर डिजिटल जो भी सहायता होती है, वह उपलब्ध करा जाती है। तो अब हम इसके निष्कर्ष के अंतर्गत देखेंगे कि अंत में स्टार्टअप इंडिया पहल भारत में नवाचार, उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यहाँ पर देश के अंतर्गत क्या इनोवेशन किया जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप किस प्रकार डेवलप हो रही है, और ओवरऑल जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट होता है उसको बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत भारत के अंतर्गत की गई थी, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके माध्यम से युवाओं को अपने विचारों को व्यवसाय में बदलने का अवसर मिलता है। यदि सरकार और समाज मिलकर इस पहल का समर्थन करें तो भारत दुनिया में स्टार्टअप हब के रूप में उभर सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, उद्यमिता विकास के लिए उपलब्ध विभिन्न वित्त स्रोतों की व्याख्या कीजिए। वित्त स्रोत के चयन को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो जो उद्यमिता विकास है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप जो डेवलपमेंट होता है, उसके अंतर्गत जो वित्त स्रोत है, यानी जो भी कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी सोर्सेस हैं, उनके हमें व्याख्या करनी है, और वित्त स्रोत के चयन को निर्धारित करने वाले विभिन्न प्रकार की व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना या फिर इंट्रोडक्शन के अंतर्गत देखेंगे कि उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए वित्त यानी फाइनेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, वित्त। किसी भी नए व्यवसाय को शुरू करने, मशीन खरीदने, कच्चा माल लेने और कर्मचारियों को वेतन देने और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह धन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, और इन विभिन्न स्रोतों को वित्त स्रोत या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहा जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, वित्त स्रोत की एक इंट्रोडक्शन टाइप ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि उद्यमिता विकास यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए किस किस प्रकार के जो स्रोत हैं वित्त से रिलेटेड, वह कैसे हो सकते हैं। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत बचत। व्यक्ति जो भी व्यक्ति होता है, वो एंटरप्रेन्योर जो होता है, वह स्वयं जो होता है कुछ अपनी निजी बचत जो होती है, उसे ही अपने स्टार्टअप के अंतर्गत, अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के अंतर्गत यूज़ करता है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत बचत।
तो ये उद्यम शुरू करने का सबसे सामान्य स्रोत है। इसमें उद्यमी अपनी बचत या फिर परिवार की बचत या निजी संपत्ति का उपयोग करता है। इसके लाभ क्या हो जाएंगे? किसी को ब्याज नहीं देना पड़ता और व्यवसाय पर उसका पूरा कंट्रोल भी रहता है। ठीक है, तो व्यक्ति जो खुद फाइनेंशियल रूप से स्टेबल रहता है तो वह अपना पैसा जो होता है उसमें आसानी से लगा पाता है किसी भी नए एंटरप्रेन्योरशिप की अपनी जर्नी के अंतर्गत। और वहाँ पर जो होता है उसकी जो अथॉरिटी जो होती है वो पूरी खुद की होती है, उसे किसी भी और व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और उसका जो भी बिजनेस होता है उस पर फुल कंट्रोल रहता है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा सोर्स क्या हो जाएगा? मित्र और रिश्तेदार। तो शुरुआती चरण में कई उद्यमी अपने मित्रों और रिश्तेदारों से धन उधार लेते हैं। इसका लाभ क्या हो जाएगा? आसानी से धन मिल जाता है, ब्याज कम या नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरा सोर्स क्या हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट के अंतर्गत कि यहाँ पर जो भी अपने कुछ भी दोस्त होते हैं या फिर रिश्तेदार होते हैं उनसे हम धन उधार ले सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हमें उन्हें जानकारी रहती है हमारी उनसे, तो ये धन जो होता है हमें आसानी से मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी कुछ दिक्कतें भी देखी जा सकती हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा बैंक ऋण। व्यापार के लिए बैंक से लोन लिया जा सकता है। बैंक विभिन्न प्रकार के ऋण देते हैं जैसे टर्म लोन या फिर कार्यशील पूंजी ऋण। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसका लाभ क्या हो सकता है कि यहाँ पर बैंक से जो होती है बड़ी राशि मिल सकती है और व्यवसाय के विस्तार में मदद मिलती है। ठीक है, जब हमारा जो भी कोई भी बिजनेस वगैरह होता है, जो भी नया कुछ भी हमारा जो भी नया एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी होती है, अगर वो एक स्टेबल रूप से शुरू हो जाती है तो वहाँ पर हम जो भी बैंक होता है वो हमें आसानी से लोन दे लेता है और यहाँ पर एक बड़ी राशि जो होती है वो बैंक के द्वारा लोन में दी जा सकती है, जो कि होता है हमारा जो बिजनेस होता है उसके विस्तार में मदद मिल सकती है। चौथा पॉइंट हो जाएगा सरकारी योजनाएं। सरकार नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं के तहत कम ब्याज पर ऋण या अनुदान मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो होती है नए नए जो भी स्टार्टअप वगैरह होते हैं देश के अंतर्गत, उनको अगर उसके अंतर्गत अगर गवर्नमेंट को पोटेंशियल वगैरह दिखता है तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो सरकारी योजनाएं होती है उसके द्वारा ऋण या अनुदान मिलता है। और ये अनुदान कभी कभी बिल्कुल फ्री भी होता है या फिर बहुत कम ब्याज पर होता है और जिससे कि उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। तो ये इसके कुछ लाभ हो जाएंगे सरकारी योजनाओं के। पांचवा हो जाएगा वेंचर कैपिटल्स या फिर जो वीसीज होते हैं वो। ये निवेश उन कंपनियों में किया जाता है जिनके पास नए और अच्छे व्यापारिक विचार होते हैं। जो वीसी जो क्या होते हैं, नए निवेशक कंपनियों में पैसा लगाकर शेयर लेते हैं। ठीक है, तो जो वीसीज क्या होते हैं वह जो भी एंटरप्रेन्योर होता है उसको देखते हैं, उसका जो भी बिजनेस होता है उसका क्या विचार है, उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है, उन सब के आधार पर उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और ये पैसे किसके आधार पर किया जाता है? शेयर के आधार पर। लाभ क्या होता है? इससे बड़ी राशि मिल सकती है और व्यवसाय को विशेषज्ञ मार्गदर्शन भी मिलता है। जो वीसीज होते हैं ये इंडस्ट्रीज के अंतर्गत या फिर मार्केट के अंतर्गत क्या होते हैं, कुछ नोबल अथॉरिटीज होती है जो कि बिजनेस को अच्छी तरह से जानती है, जिससे क्या होता है वहाँ पर जो भी मार्गदर्शन होता है वो बहुत अच्छा मिल सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं शेयर और डिबेंचर। कंपनियां पूंजी जुटाने के लिए शेयर और डिबेंचर जारी करती है। इसका लाभ क्या होता है? बड़ी मात्रा में पूंजी जुटाई जा सकती है और व्यवसाय के लिए विस्तार में मदद मिल सकती है। अब देखते हैं वित्त स्रोत को निर्धारित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारक क्या क्या हैं। अब पहला तो हमने ये देख लिया कि वित्त स्रोत आखिरकार होता क्या है। दूसरा हमने क्या देखा कि विभिन्न प्रकार के जो वित्त स्रोत है वो किस प्रकार है, जैसे व्यक्तिगत बचत हो सकती है, मित्र रिश्तेदार, बैंक ऋण, सरकारी योजनाएं, वेंचर कैपिटल, शेयर और डिवेंचर वगैरह। अब देखते हैं कि जो वित्त स्रोत है इनको निर्धारित कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? व्यवसाय का आकार। तो यदि व्यवसाय छोटा है तो व्यक्तिगत बचत या मित्रों से धन पर्याप्त हो सकता है। बड़े व्यवसाय के लिए बैंक ऋण या निवेशकों की आवश्यकता होती है। तो व्यवसाय का आकार भी यहाँ पर जो भी होता है, हमारा जो बिजनेस होता है उसका कितना बड़ा है, वो उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, उस आधार पर भी यहाँ पर जो वित्त स्रोत होते हैं वह निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा हो जाएगा पूंजी की आवश्यकता। व्यवसाय को कितनी पूंजी चाहिए इसके आधार पर वित्त स्रोत चुना जा सकता है। तीसरा हो जाएगा लागत और ब्याज। उद्यमी को देखना चाहिए किस स्रोत से धन लेने पर कम ब्याज या कम लागत पड़ेगी। चौथा पॉइंट हो जाएगा जोखिम। कुछ स्रोतों में जोखिम अधिक होता है। उदाहरण के लिए बैंक ऋण में समय पर भुगतान करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर जोखिम होता है कि बैंक जो होता है अगर उसको आप टाइमली यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह नहीं डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी प्रकार की जोखिम सामना करना पड़ सकता है। पाँचवा पॉइंट हो जाएगा नियंत्रण। अगर उद्यमी व्यवसाय पर पूरा नियंत्रण रखना चाहते हैं तो वह शेयर जारी करने के बजाय व्यक्तिगत बचत या ऋण लेना पसंद कर सकता है। छठा पॉइंट हो जाएगा पुनर्भुगतान क्षमता। उद्यमी को यह भी देखना चाहिए कि वह समय पर
ऋण वापस कर पाएगा या नहीं, और उसकी जो भी पोटेंशियल है और क्षमता है बिजनेस की, उस आधार पर ही उसको यहाँ पर जो भी होता है ऋण जो होता है वह उठाना चाहिए। ठीक है, तो इसका अब निष्कर्ष देखते हैं। उद्यमिता के विकास के लिए वित्त बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विभिन्न स्रोत जैसे व्यक्तिगत स्रोत, मित्र और रिश्तेदार, बैंक ऋण, सरकारी योजनाएं, वेंचर कैपिटल और शेयर डिबेंचर से धन प्राप्त किया जा सकता है। और सही वित्त स्रोत का चयन व्यवसाय के आकार, पूंजी की आवश्यकता, लागत, जोखिम और नियंत्रण जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए उद्यमी को सोच समझकर सही वित्त स्रोत का चयन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना शुरू करने में उद्यमियों के लिए विभिन्न चुनौतियों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो जो भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं या फिर जो शहर से दूर होते हैं, कम डेवलपमेंट क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ पर अगर किसी प्रकार की यहाँ पर उद्यमियों के द्वारा परियोजनाएं वगैरह शुरू की जा रही है, नया उद्योग शुरू किया जा रहा है, तो उसके अंदर किस प्रकार की वहाँ पर उन्हें चुनौतियाँ फेस करनी पड़ रही है, उनको हम देखने वाले हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू करना देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग हो पाता है। लेकिन उद्यमियों को गाँवों में व्यवसाय या परियोजना शुरू करते समय कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों को समझना और उनका समाधान ढूंढना बहुत ही आवश्यक है। तो इनको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला तो क्या हो जाए, बुनियादी जो ढांचा होता है, यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यहाँ पर बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है उसकी कमी यहाँ पर देखी जा सकती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं अक्सर पर्याप्त नहीं होती है। कई गाँवों में बिजली की आपूर्ति नियमित नहीं होती है और सड़कें भी अच्छी नहीं होती है। इससे उत्पादन, परिवहन और संचार में कठिनाई आती है। खराब बुनियादी ढांचा किसी भी परियोजना की गति को धीमा कर सकता है। तो पहला तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखी जाती है। दूसरा हो जाएगा वित्तीय संसाधनों की कमी। उद्यमियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में धन जुटाना एक बड़ी समस्या होती है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं गांव में कम होती है और कई बार ऋण प्राप्त करना भी बहुत कठिन होता है। और छोटी जो भी इंडस्ट्रीज होती है उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती है, जिसके कारण वे अपनी परियोजना को शुरू या विस्तार नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं उनकी जो होती है कमी देखी जाती है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कुशल श्रमिकों की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित और कुशल श्रमिकों की कमी देखी जा सकती है। वहाँ पर जो भी योग्य लोग हैं, श्रमिक हैं, उनकी कमी देखी जा सकती है। कई बार लोगों के पास आधुनिक तकनीक या मशीनों को चलाने का प्रशिक्षण नहीं होता। इसके कारण उद्यमियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण देना पड़ता है, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ जाते हैं। चौथा पॉइंट हो जाएगा बाजार तक पहुंच की समस्या। गाँव में बने उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाना आसान नहीं होता है। परिवहन की कमी और बाजार की दूरी के कारण उत्पादों को समय पर बेच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कई बार उद्यमियों को सही कीमत भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देखें पाँचवा पॉइंट, तकनीकी जानकारी की कमी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में नई तकनीकों और आधुनिक तरीकों की जानकारी सीमित होती है। जो भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर नई नई प्रकार की जो टेक्निक होती है या फिर आधुनिक जो भी तरीके होते हैं उनको वह आसानी से नहीं पहुँच पाते हैं, उनकी जानकारी सीमित होती है, जिसके कारण उद्यमियों को कई बार तकनीकी मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। इससे उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों प्रभावित होती है। छठा पॉइंट क्या हो जाएगा, जागरूकता और शिक्षा का अभाव। कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच शिक्षा और जागरूकता का स्तर कम होता है। इससे उद्यमियों को कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और उन्हें नई कार्य प्रणाली समझाने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, सातवां पॉइंट क्या हो जाएगा, सरकारी परियोजनाओं की प्रक्रियाओं की जटिलता। किसी परियोजना को शुरू करने में विभिन्न प्रकार के सरकारी अनुमति और कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होती है। कई बार यह प्रक्रियाएं जटिल और समय लेने वाली होती है, जिससे उद्यमियों को परेशानी होती है। तो सरकार जो होती है उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो स्थानीय सरकार जो होती है या फिर गाँव के अंदर वहाँ पर जो भी होती है प्रक्रिया होती है वो जटिल हो सकती है, जिसके कारण यहाँ पर बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के अंदर प्रॉब्लम फेस की जा सकती है। तो ये कुछ यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉब्लम्स जो फेस की जाती है उद्यमियों के द्वारा वो है। अभी हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू करना चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन यह अवसरों से भी भरपूर है। यदि सरकार बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए, वित्तीय सहायता बढ़ाए और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए तो उद्यमियों के लिए गाँव में परियोजना शुरू करना बहुत ही आसान हो सकता है। इससे ग्रामीण विकास तेज होगा और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनेगी।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बाजार अनुसंधान क्या है? व्यवसाय में बाजार अनुसंधान की प्रक्रिया को समझाइए और इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम देखें बाजार अनुसंधान आखिरकार है तक है। बाजार अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसमें किसी उत्पाद या सेवा के बारे में ग्राहकों की ज़रूरतों, पसंद या नापसंद, बाजार की स्थिति, प्रतियोगियों और मांग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बाजार अनुसंधान अब बेसिकली क्या है कि कोई भी जो भी प्रोडक्ट है या फिर हम जो भी सर्विस जो होती है वो उपलब्ध करा रहे हैं, तो वहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि ग्राहकों की क्या क्या ज़रूरतें हैं, उनकी पसंद नापसंद क्या है और बाजार की कंडीशन क्या है, वहाँ पर प्रतियोगियों की और मांग का जो भी कुछ भी अध्ययन है वह इसके अंतर्गत बाजार अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। बेसिकली ये देखा जाता है कि उस प्रोडक्ट को लेकर, उस सेवा को लेकर मार्केट के अंतर्गत किस प्रकार की मांग है, किस प्रकार के ग्राहक उसे चाहते हैं, उनकी पसंद वगैरह क्या है और बाजार के अंतर्गत किस प्रकार का कंपटीशन वगैरह है, ये सब कुछ बाजार अनुसंधान के अंतर्गत या रिसर्च के अंतर्गत आता है। सरल शब्दों में हम कहें, ये पता लगाने की प्रक्रिया है कि ग्राहक क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं और किस कीमत पर चाहते हैं। ठीक है, ये सिंपल यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा कि क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं और किस कीमत पर चाहते हैं। व्यवसाय में सही निर्णय लेने के लिए बाजार अनुसंधान बहुत ज़रूरी होता है। इससे कंपनियों को यह समझने में मदद मिलती है कि क्या नया उत्पाद बाजार में सफल होगा या नहीं और उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि बाजार अनुसंधान की आखिर ये जो प्रक्रिया है ये किस प्रकार ऑपरेट करती है। बाजार अनुसंधान एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। पहला चरण हो जाएगा समस्या की पहचान। सबसे पहले व्यवसाय ये तय करता है कि उसे किस समस्या या प्रश्न का उत्तर चाहिए, जैसे क्या नया उत्पाद बाजार में लॉन्च करना चाहिए। दूसरा, ग्राहक किस प्रकार का उत्पाद पसंद करते हैं। तो समस्या स्पष्ट होने से अनुसंधान सही दिशा में जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस की जा रही है, उसको हम चिन्हित करेंगे। दूसरा हो जाएगा अनुसंधान योजना बनाना। इस चरण में ये तय किया जाता है कि जानकारी कैसे और कहाँ से प्राप्त की जाएगी। उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ सर्वेक्षण किया जाएगा या फिर इंटरव्यू लिया जाएगा या फिर कुछ जो प्रश्नावली है वो तैयार की जाएगी, उसके आधार पर देखा जाएगा, या इंटरनेट या रिपोर्ट के आधार पर रिसर्च किया जाएगा। योजना बनाने से समय और खर्च दोनों की बचत होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि योजना किस प्रकार से बनाई जाती है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा डेटा संग्रह। इस चरण में वास्तविक जानकारी इकट्ठा की जाती है। डेटा दो प्रकार का हो सकता है, प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा। प्राथमिक डेटा के अंतर्गत क्या होता है, जो सीधे ग्राहकों से सर्वे या इंटरव्यू के माध्यम से लिया जाता है। द्वितीयक डेटा क्या हो जाएगा, जो पहले से उपलब्ध रिपोर्ट होती है, किताबें होती हैं या इंटरनेट लेती होती है, उनसे लिया जाता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो यहाँ पर तीसरा चरण क्या हो जाएगा, डेटा संग्रह किया जाता है। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, डेटा का विश्लेषण। एकत्रित जानकारी को व्यवस्थित तरीके से समझा और विश्लेषण किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि ग्राहकों की पसंद क्या है, बाजार की स्थिति कैसी है और उत्पाद की मांग कितनी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर जो भी हमने डेटा जो भी यहाँ पर इकट्ठा किया था उसको हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, निष्कर्ष और रिपोर्ट। अंत में अनुसंधान के परिणामों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर व्यवसाय भी यह निर्णय लेता है कि उत्पाद को बाजार में कैसे प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये व्यवसाय में बाजार अनुसंधान के कुछ ये 5 चरण हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो भी समस्या है उसकी पहचान करेंगे, उसके आधार पर योजना बनाएंगे कि उसके आधार पर हम किस प्रकार से हमें जानकारी लेनी है, हमें यहाँ पर कोई सर्वे करना है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू लेना है या फिर कोई पर्सन जो होते हैं उनके आधार पर देखना है, या इंटरनेट या रिपोर्ट से हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त करनी है। उस आधार पर भी हम डेटा संग्रह करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, निष्कर्ष और रिपोर्ट निकालते हैं। अब देखते हैं कि व्यवसाय में बाजार अनुसंधान का महत्व आखिरकार है क्या। तो सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, ग्राहकों की ज़रूरत समझने में मदद। तो बाजार अनुसंधान से व्यवसाय को ये समझने में मदद मिलती है कि ग्राहक क्या चाहते हैं। इससे कंपनी ग्राहकों की ज़रूरत के अनुसार उत्पाद बना सकती है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा सही निर्णय लेने में सहायता। यह व्यवसाय को सही और सोच समझ कर निर्णय लेने में मदद करता है। इससे गलत फैसलों की संभावना कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा प्रतियोगिता को समझना। बाजार अनुसंधान से ये पता चलता है कि बाजार में प्रतियोगी कौन है और वे क्या रणनीति अपना रहे हैं। इससे कंपनी अपना बेहतर योजना बना सकती है। हमारे जो भी प्रतिद्वंदी हैं, हमारे जो भी राइवल हैं, उनका हमें पता लगता है कि बाजार के अंतर्गत किस प्रकार से
वह कार्य कर रहे हैं। चौथा पॉइंट हो जाएगा जोखिमों को कम करना। नया उत्पाद बाजार में लाने से पहले यदि अनुसंधान किया जाए, अगर रिसर्च अच्छे से की जाती है तो असफलता का खतरा कम होता है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वह प्रोडक्ट जो होता है, जो हम नया प्रोडक्ट ला रहे हैं या फिर नई सर्विसेज वगैरह कुछ भी ला रहे हैं, वह फेल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि हमने अच्छे से रिसर्च किया हुआ होता है। पांचवा पॉइंट हो जाएगा बिक्री और लाभ में बढ़ाने में मदद। जब कंपनी ग्राहकों की पसंद के अनुसार उत्पाद बनाती है तो उससे बिक्री भी बढ़ती है और लाभ भी अधिक होता है। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि बाजार अनुसंधान किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये व्यवसाय को बाजार की स्थिति, ग्राहकों की ज़रूरतों और प्रतियोगिताओं के बारे में सही जानकारी देता है। इसके आधार पर व्यवसाय बेहतर योजना बनाकर और अपने उत्पाद और सेवाओं को सफल बना सकता है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड BCOS 185 से रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580023321 इन पर सिंपली हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।